नमस्कार। आज हम उस कथाकार की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने धनपत राय से नवाब राय, नवाब राय से प्रेमचंद और प्रेमचंद से मुंशी प्रेमचंद बनने तक का सफर तय किया। तो आज का विषय रहेगा दोस्तों, धनपत राय से मुंशी प्रेमचंद बनने का सफर। सच्चे साहित्यकार का व्यक्तित्व और कृतित्व आदर्शों की अनुकूल दिशा में चलता है। साहित्य में थोड़े से गिने चुने लोगों का मनोरंजन नहीं होना चाहिए। रचना को रचनाकार से विच्छिन्न होकर नहीं समझा जा सकता, लेकिन रचना जिस संसार की उपज होती है, वह संसार रचना का संदर्भ माना जाता है। प्रेमचंद साहित्य की बात करते हुए लिखते हैं कि जो धन और संपत्ति चाहते हैं, साहित्य में उनके लिए स्थान नहीं है। केवल वे जो यह विश्वास करते हैं कि सेवा में जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है, जो साहित्य के भक्त हैं, जिन्होंने अपने हृदय को समाज की पीड़ा और प्रेम की शक्ति से भर लिया है, उन्हीं के लिए साहित्य में स्थान है। वे ही समाज के ध्वज को लेकर आगे बढ़ने वाले सैनिक हैं। साहित्यकार की ये परिभाषा प्रेमचंद जी ने स्वयं गढ़ी, क्योंकि वो साहित्यकार होने का अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ। धनपत राय जी, इनको अपनी विमाता के कारण अपनी पहली पत्नी से संबंध विच्छेद के लिए विवश होना पड़ा। अपनी शादी के फैसले पर अपने पिताजी के बारे में लिखते हैं कि पिताजी ने जीवन के अंतिम वर्षों में एक ठोकर खाई, स्वयं तो गिरे ही, साथ में मुझे भी डुबो दिया। मेरी शादी बिना सोचे समझे करवा दी। तो विधवाओं की दुरावस्था के प्रति धनपत राय जी के हृदय में दयाद्रता का भाव विद्यमान था। इसीलिए उन्होंने ये सक्रिय प्रमाण दिया कि एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया। हर विलास शारदा द्वारा विधवाओं को पति की संपत्ति में से अधिकार दिलाने के प्रस्ताव पर बधाई देते हैं। मैं आपको दिल से बधाई देता हूँ। स्त्रियां हमेशा आपकी कृतज्ञ रहेंगी, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर जिस संपत्ति को जोड़ते हैं, पति के मर जाने के बाद उन्हीं के गोद के बच्चे मां से मुंह छिपाते हैं। यह प्रस्ताव जिस दिन पास होगा, करोड़ों महिलाएं आपको हृदय से आशीर्वाद देंगी, आपकी सदैव कृतज्ञ रहेंगी। उन्हीं के साथ मैं आपका भी कृतज्ञ रहूंगा। शिवरानी देवी जी से विवाह के पश्चात धनपत राय जी 7-8 वर्ष चैन की सांस न ले सके। इस संदर्भ में उन्होंने घर जमाई कहानी लिखी है, और उस घर जमाई कहानी के अंतर्गत वो अपने उद्गार व्यक्त करते हैं। बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज है, एक विलास की वस्तु है, जैसे घोड़े के लिए चने और बाबुओं के लिए मोहन भोग। माँ रोटी दाल है, मोहन भोग उम्र भर न मिले तो किसका नुकसान है, मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन ना हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है। मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं कि कुछ पढ़े लिखे लोगों ने गरीबों को लूटने के लिए एक संस्था बनाई है, जिसे सरकार कहते हैं। क्योंकि जब धनपत राय जी अपने विमाता के कारण उन्हें बहुत से दुख सहने पड़े, अपनी पत्नी शिवरानी देवी से विवाह करने के बाद उन्हें लोगों की बहुत अटपटी बातें सुनने पड़ी, तो वो जब उनके मन में जो पीड़ा थी, जो कसक थी, जिसे वह कहानियों और उपन्यास के माध्यम से लिख रहे थे, तो वो नवाब राय के नाम से लिखने लगे। नवाब राय के नाम से लिखते लिखते अंग्रेज सरकार ने उनके सोजे वतन को जब्त कर लिया। तभी उन्होंने सरकार के बारे में लिखा था कि कुछ पढ़े लिखे लोगों ने गरीबों को लूटने के लिए एक संस्था बनाई है, जिसे सरकार कहते हैं। तो प्रेमचंद नाम उनके मित्र मुंशी दया नारायण निगम ने प्रस्तावित किया।
प्रेमचंद जी स्वयं लिखते हैं, संकीर्ण हृदय अवसरों का बस चलता तो आज हिंदुस्तानी साहित्य में प्रेमचंद वजूद ही ना होता। हवा का रुख कौन बदल सकता है कि नवाब राय की आत्मा ने प्रेमचंद का चोला पहन लिया। एक बार सुदर्शन जी ने परिहास में कहा था कि 4 पैसे पास नहीं तो नाम नवाब राय। इस नवाबी से प्रेम भला जिसमें ठंडक भी और संतोष भी। और दया नारायण निगम जी ने नवाब राय को नाम दिया प्रेमचंद कि तुम तो सबसे प्रेम करने वाले हो, तुम प्रेम के चंद्रमा हो, तो क्यों ना तुम प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू कर दो। और तब नवाब राय ने प्रेमचंद के नाम का चोला पहन लिया। सादा जीवन उच्च विचार की उक्ति मुंशी प्रेमचंद पर पूर्णतः चरितार्थ होती है। पत्नी के प्रति उनके मन में सहधर्मिणी ही नहीं, समानाधिकारिणी की भावना विद्यमान थी। इस विषय में शिवरानी देवी जी लिखती हैं कि उनके दिल में स्त्री जाति के प्रति श्रद्धा थी। वे स्त्रियों को पुरुषों से बड़ा समझते थे। पत्नी के प्रति भी उनके मन में समादर की भावना थी। वे जब कोई नया वस्त्र पहनते थे तो पत्नी को सलाम किया करते थे। वो लिखते हैं कि जिस प्रकार माता अपने बच्चों को खिला पिलाकर खुश होती है, उसी तरह तुम भी मुझे देखकर खुश होती हो, तो इसलिए हमेशा मैं तुम्हें सलाम किया करूंगा। इस रीति के बारे में टोके जाने पर कि सलाम तो उम्र, रिश्ते और पदवी में अपने से बड़ों को किया जाता है, तो प्रेमचंद जी ने उत्तर दिया कि उम्र, रिश्ता, पदवी कोई चीज नहीं है। मैं तो जब देखता हूं तुम्हारा हाथ माँ का हाथ है, इसलिए मैं तुम्हें सलाम करता हूं। तो उन्होंने शिवरानी देवी जी के प्रति अपने मन की भावनाओं को प्रकट करना चाहा। जब मुंशी प्रेमचंद लिख रहे थे तो उस समय असहयोग आंदोलन का दौर था। प्रेमचंद एक बार गंभीर रूप से बीमार हो गए। उनके घर में पैसे की बहुत तंगी थी। इसके बावजूद गांधी जी के भाषण के प्रभाव में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ने का निर्णय कर लिया। गोरखपुर में ही गांधी जी का भाषण सुनने के बाद प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने जीवन निर्वाह करने के लिए करघे का कारखाना चलाया और गोरखपुर से हिंदी और उर्दू में अखबार निकालने की योजना बनाते रहे। जब प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी को प्रसव वेदना हुई तो एक अध्यापक उन्हें अपने आवास में ले गए। रात 10 बजे श्रीपत राय का जन्म हुआ। 2 महीने बाद प्रेमचंद उसी अध्यापक के आवास में रहे। फिर गोरखपुर के बेतिया हाता में प्रेमचंद पार्क के अंदर आज भी सरकारी भवन वैसे ही स्थित है, जिसे प्रेमचंद निकेतन के नाम से जाना जाता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रेमचंद का मुंशी प्रेमचंद बनने का सफर कैसा रहा। प्रेमचंद के मुंशी प्रेमचंद बनने की कहानी दोस्तों बड़ी दिलचस्प है। हुआ यूं कि मशहूर विद्वान और राजनेता कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने महात्मा गांधी की प्रेरणा से प्रेमचंद के साथ मिलकर हिंदी में एक पत्रिका निकाली जिसका नाम हंस बताया जाता है। ऐसे में के एम मुंशी की वरिष्ठता का ख्याल रखते हुए तय किया गया कि पत्रिका में उनका नाम प्रेमचंद से पहले लिखा जाएगा। हंस के कवर पृष्ठ पर संपादक के रूप में मुंशी और प्रेमचंद इन दोनों नामों को इकट्ठा लिखा जाने लगा। मुंशी प्रेमचंद 2 लोगों के नाम का संयोग है। साहित्य के ध्रुव तारे प्रेमचंद ने राजनेता मुंशी के नाम को अपने में समेट लिया। इसे प्रेमचंद की कामयाबी का सबूत माना जा सकता है, क्योंकि प्रेमचंद बहुत हंसोड़ प्रकृति के थे। उनकी मित्र मंडली में उन्हें बम्बूक नाम से पुकारा जाता था। समयानुकूल वो हास्य व्यंग्य करते थे। चुटकुले सुनाने में प्रेमचंद बहुत पटु भी थे। लाहौर के हजारा होटल को लाखा होटल बताते हुए बहुत बार दोस्तों के साथ चटकारे लेते रहे।
अपरिग्रही व्यक्तित्व की झलक प्रेमचंद के जीवन की विविध घटनाओं से मिलती है। ईश्वर विषयक अनास्था का मूल कारण भी यही था कि समाज में चारों तरफ रोग, शोक, दुख, दैन्य आदि की अति व्याप्ति है। एक बार उन्होंने इंद्रनाथ मदान जी को लिखा था कि परंतु अब यह विश्वास टूट गया है, इसमें संदेह नहीं। इस विश्व के पीछे एक बड़ी शक्ति है, परंतु मानव जाति के व्यवहार से कोई भी संबंध है, इसे मैं नहीं मानता। उसी प्रकार जैसे उसको चींटियों, मक्खियों और मच्छरों के झमेलों से कुछ लेना देना नहीं है। एक बार उन्होंने जनेंद्र जी को पत्र लिखा कि जनेंद्र, मैं कह चुका हूं, मैं परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। मैं इतना विश्वास नहीं कर सकता। कैसे विश्वास करूं जब देखता हूं कि बच्चा बिलख रहा है, रोगी तड़प रहा है, यहाँ भूख है, कलेश है, ताप है। इस दुनिया में ताप कम नहीं है, तो मेरा मन पीड़ा से भर जाता है। तो प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व और कृतित्व में धार्मिक आडंबरों के प्रति विरक्ति, व्यंग्य का स्वर सुनने और देखने को मिलता है। उनके मूल में पैतृक संस्कार ही कार्यरत हैं। जीवंत पात्रों की रचना करना ये प्रेमचंद जी की कलात्मक उत्कृष्टता का प्रतिफल है, क्योंकि वो लोकमानस के सच्चे पारख ही रहे हैं। विभिन्न वर्गों के व्यवहार के भेद को चित्रित करके उनकी संस्कृति की भिन्नता को उन्होंने प्रकट करना चाहा है। प्रेमचंद मानव मन के राक्षसत्व के भावों को प्रसुप्त करके देवत्व को जागृत करने के पक्षधर रहे। युग सृष्टा प्रेमचंद ने वर्गों का भेद, वर्ग संघर्ष, धर्म, संस्कृति, आचार व्यवहार की भिन्नता, शूरता आदि गुणों को सूक्ष्म दृष्टि से परखा। उन्होंने कर्म भूमि उपन्यास का पात्र अमरकांत, जो कि पिता के धार्मिक आडंबरों पर विश्वास न करके मानव सेवा को ही धर्म मानता है, वह पिता के तानों से तंग आकर सिर पर खादी का गट्ठर उठाकर बेचने जाता है। सेवा सदन उपन्यास में भी यही दर्शाया है कि रामनवमी के दिन भोली नाम की वैश्या को मंदिर में आमंत्रित किया जाता है और वो कर कर्म भूमि उपन्यास की पठानिन अपनी लड़की सकीना की शादी के बारे में अमरकांत से पूछती है। हमारे नबी का हुक्म है कि शादी ब्याह में अमीर गरीब का ख्याल न होना चाहिए। नाम के हिंदू, नाम के मुसलमान रह गए हैं, ना कहीं सच्चा मुसलमान नजर आता है, ना सच्चा हिंदू। फिर कायाकल्प उपन्यास में भी शिक्षित पात्र चक्रधर को दहेज ना लेने देने के प्रश्न पर माता निर्मला के विरुद्ध आवाज खड़ा करते हुए दिखाया है। तो बाजार में खड़ा कर बेच क्यों नहीं देती, देखो क्या चके मिलते हैं। तो प्रेमचंद के रचना संसार में बहुत सारे पात्र हैं, जैसे गोदान में रुद्रपाल और सरोज, सेवा सदन में सदन सिंह और शांता, निर्मला में कृष्णा और सुधा आदि का दहेज रहित विवाह करवाकर देश के भावी नवयुवकों को दहेज की समस्या को जड़ से खत्म करने की प्रेरणा दी है। ये हमारे नवयुवकों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि दहेज के बिना विवाह करवा के कैसे समाज को विनष्ट होने से बचाया जा सकता है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व में सादगी बहुत थी और सादगी के कारण एक बार दिल्ली में हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित किया गया। उसके अधिवेशन में वॉलंटियरों ने मुंशी जी को मंच पर जाने से रोक दिया। प्रेमचंद जी के सम्मान में इम्तियाज अली ताज ने लाहौर में भव्य आयोजन करवाया, जिसमें प्रेमचंद चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी के साथ पहुंचे। वहां चकाचौंध देखकर उन्हें गलत स्थान पर पहुंचने का संदेह होने लगा। गेट पर खड़े सिपाहियों को यह अनुमान न हो सका कि इस आयोजन में साधारण से देहाती के लिए इतना सम्मान किया जा रहा। ये था प्रेमचंद का व्यक्तित्व। प्रेमचंद की दृष्टि में हंस पत्रिका के प्रकाशन का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं था, साहित्य की सेवा करना था। वे निश्चल प्रकृति के जीव थे
शिवरानी देवी ने एक बार हंस पत्रिका के संबंध में चुटकी ली और चुटकी लेते हुए कहती हैं कि तुम्हारा यह हंस बड़े मोती उगलता है। तो शिवरानी देवी जी का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए मुंशी प्रेमचंद जी का व्यंग्यमय उत्तर था कि हंस मोती उगला नहीं, चुगा करते। तो एक बार बंबई से लौटने पर प्रेमचंद जी का स्वास्थ्य अनुदिन गिरता ही गया। प्रेस का घाटा प्रेमचंद जी को घुन की तरह खाए जा रहा था। इतने में मैक्सिम गोरकी का देहावसान हुआ। उनके देहावसान पर जो गोष्ठी आयोजित की गई, उसमें अधीर होकर प्रेमचंद जी ने श्रद्धांजलि भेंट की। तो इस तरह धीरे धीरे उनको जलोदर रोग हुआ और उस रोग ने उनको प्राणांतक तक पीड़ा दी। अंततः वही रोग उनके लिए प्राण घातक सिद्ध हुआ। आजादी की कालजयी गायिका सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी आजादी का पहला गीत है सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। शिवरानी देवी इनकी पुत्री थी। साहित्य का संस्कार शिवरानी देवी के खून में निहित था। मां सुभद्रा से मिले साहित्यिक संस्कारों को लेकर शिवरानी देवी ने एक पुस्तक लिखी, मिला तेज से तेज, जो कि हंस प्रकाशन से खूब चर्चित भी रही। और मूल रूप से मुंशी प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व, जिस पर काल के दाग नहीं पड़ सकते, लंबे समय तक उनके व्यक्तित्व से हम प्रभावित होते रहेंगे। जीवन की बत्ती को कण कण जलाकर मुंशी प्रेमचंद ने भारतीयों का पथ आलोकित किया और कथा साहित्य के सम्राट के रूप में मुंशी प्रेमचंद का नाम सदैव अमर रहेगा। क्योंकि धनपत राय से नवाब राय, नवाब राय से प्रेमचंद और प्रेमचंद से मुंशी प्रेमचंद बनने तक का सफर उन्होंने तय किया, जो कि अपने आप में बहुत अमूल्य माना जाता है। धन्यवाद।